लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस ऑब्लिक D2O excess, in presence of OD minus oblique D2O in excess, all enolizable H are replaced by D. D for deuterium, capital D लिखें. All enolizable H are replaced by D. For example, मान लो हमने ले लिया RCH2 COR, और अगर हमने इसको OD माइनस और D2O के एक्सेस में रख दिया तो सारे इनोलाइजेबल H जो हैं वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे. ठीक है ना. दिस D exchange occurs through enolization. I'll show how. जरा बोर्ड की ओर सब लोग देख लें, फिर लिख लेंगे. अगर OD माइनस से रिएक्शन करवाएं तो पहले एक इनोलाइजेबल H निकल के चला जाएगा और ये बन जाएगा एक कार्बन आयन, जैसा कि टॉटोमेरिज्म में होता है. और बेसिक मीडियम में यही वाला स्टेप स्लो स्टेप होगा और RDS भी होगा. फिर इसमें रेजोनेंस होगी जिसकी वजह से ये बन जाएगा एक इनोलेट आयन. तो इनोलेट आयन बनने के पश्चात इसमें अब क्या आना चाहिए था? H आना चाहिए था H2O से, लेकिन क्योंकि आपने सॉल्यूशन में D2O की एक्सेस कर रखी है इसलिए D के आने के चांसेस ज्यादा है. क्यों? तो यहां आ गया एक D और इस प्रकार से यहां बना इनॉल, ड्यूटरो इनॉल बना. क्यों भाई? अब ये D वापस आएगा. ये D अगर वापस आता है, क्योंकि इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, तो अगर ये D वापस आता है बेटे तो आप देखें कि एक इनोलाइजेबल H की जगह पर एक D आ गया कि नहीं आ गया. ठीक है ना. अगर हम इसी प्रोसेस को वापस से दोहरा दें तो दूसरा वाला H भी इसी तरह रिप्लेस हो जाएगा बारी बारी से. तो जितने भी इनोलाइजेबल H हैं वो बारी बारी से ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे. एंड दिस D एक्सचेंज अकर्स थ्रू इनोलाइजेशन. हमने लिखा इस बात को, D एक्सचेंज अकर्स थ्रू इनोलाइजेशन. क्लियर होगी बात? D2O का एक्सेस में होना आवश्यक है. D2O का एक्सेस में होना आवश्यक. बात समझ में आ गई? अगर मैं यहां कुछ एग्जांपल्स लिखूं तो आप बता दोगे कि D एक्सचेंज के बाद क्या बनेगा? बता सकते हो? चलो आप कॉपी कर लें इसको, मैं अधूरे एग्जांपल लिख दूंगा, फिर आप पूरे कर लेना. बिल्कुल ही ना रोएं. I'll continue and please complete. ये 6th वाला एक क्वेश्चन है आपके लिए. एक कीटोन है जिसकी स्ट्रक्चर का पता नहीं है, लेकिन जब हमने D एक्सचेंज किया तो ये प्रोडक्ट मिला है. So you have to find the structure of ketone. You don't have to show hydrogens, बस मिथाइल यहां शो कर दो, हो जाएगा. This is the structure of the starting ketone. ये तीनों यहां D रख दो, यहां H है तो वहां D लगा देना बस. इनोलाइजेबल H तो पहचान लेते हो ना,
तो इनोलाइजेबल H को हटाकर उसकी जगह पर D लगाना है, ड्यूटेरियम। सभी एग्जांपल्स में यही करना है। कोई भी डाउट होगा तो अलग से पूछ लेना है? जरा फिनॉल का देखते हैं, टॉटोमेरिज्म इन फिनॉल। फिनॉल is actually an enolate. It's an enol actually. क्यों? Phenol is actually an enol and at the same time it is aromatic, so it is very stable and it is almost 100% in proportion. मान लो हमने बेसिक मीडियम में इसमें से H+ निकलवा दिया, राइट? तो अब ये ऐसे रेजोनेंस करके नीचे आएगा, O- नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जब नीचे आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज अगर ऑर्थो पे आता है और यहीं इसे एक H+ मिल जाए तो ये एक कीटो फॉर्म बनेगा जो फिनॉल का कीटो फॉर्म कहलाएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके और आगे भी जा सकता है पैरा पोजीशन पर। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई चार्ज बेंजीन रिंग पर उतरता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से होता हुआ निकलता है। तो अगर अब इसको एक H+ मिल जाए तो फिनॉल का एक कीटो फॉर्म ऐसा बन सकता है। नेगेटिव चार्ज आगे और दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे रेजोनेंस करके जा सकता है, ठीक है ना? और ऐसी स्थिति में अगर इसे एक H+ यहीं पर प्राप्त हो जाए तो ये ऐसा एक कीटो फॉर्म बना लेगा। दीज आर द कीटो फॉर्म्स ऑफ फिनॉल, ठीक है ना? लेकिन फिनॉल का ये वाला फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि वो एरोमेटिक भी है। तो ये सारे ही लेस स्टेबल हैं एज कंपेयर टू फिनॉल इटसेल्फ, ठीक है? क्लियर होगी बात? बात समझ में आ गई? इसी तरह डाईऑल अगर हो, बेंजीन डाईऑल, बेंजीन डाईऑल के लिए कई ऑप्शंस हैं। बेंजीन डाईऑल के लिए कई ऑप्शंस हैं, 1,2, 1,3 और 1,4। There are 3 possible benzene diols, 1,2, 1,3 and 1,4। अगर मान लो हमने यहां से OH- निकाला और पहला वाला नेगेटिव बन गया, पहला वाला O- नेगेटिव बन जाए, बात समझ में आ गई? और ये इधर आवे, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाए और इसको H+ मिल जाए तो ये एक ऐसा कीटो फॉर्म बन जाएगा। क्यों? ये एक ऐसा कीटो फॉर्म बन जाएगा। ऐसा कीटो, यहां पर H+ आ चुका है और ये बॉन्ड्स बचे हुए। इसी तरीके से इसका कीटो फॉर्म यहां बन जाएगा, देखो। क्यों? तो अगर हम बेंजीन 1,2 डाईऑल के कीटो फॉर्म्स बनाएं तो मोनो कीटो और डाई कीटो दोनों ही बन सकते हैं। इस तरह से देख लो, जहां पर ये नेगेटिव चार्ज बनेगा वहां H+ आया है। समझ गए क्या? कीटो इनॉल। इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड ऑल्सो द लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है ना? इसी तरीके से डायरेक्ट बनाऊं क्या इसको? इसका अगर डाई कीटो बनाओगे, इसका डाई कीटो बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा। ये भी लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉल, डाई फिनॉल। और अगर इसका डाई कीटो बनाओगे तो ये भी बन जाएगा और ये भी लेस स्टेबल है। दिस इज ऑल्सो लेस स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉलिक फॉर्म विच इज एरोमेटिक। बात समझ में आ गई? एरोमेटिसिटी देखो, इसमें तो रिपल्शन भी हो गया। बात समझ में आ रही है? इसमें रिपल्शन थोड़ा कम है, उसमें रिपल्शन नहीं है, लेकिन एरोमेटिसिटी का जो लॉस है वो उसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो हमने देखा कि बेंजीन डाईऑल के जो कीटो फॉर्म्स हैं वो कम स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू देयर फिनॉलिक फॉर्म्स, ठीक है? हाउ मेनी
आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर बेंजीन ट्राइऑल, टेल मी, बोलो। 1 2 3 1 2 3 ट्राइऑल और 1 2 4 एंड 1 3 5। ठीक है, हम इसका इनोलाइजेशन करना शुरू करते हैं, मतलब कीटो फॉर्म बनाते हैं। अगर ये वाला, प्लीज अलाउ मी टू, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, यहां कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वाला H इधर की ओर डबल बॉन्ड बना के हम यहां पर आ जाए तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, यहां OH था ही सही। क्लियर होगी बात? अब अगर इसको करें, इसको करें, इस वाले को इधर ले आए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इसको यहां ले आए तो ये इनॉल बनाना था। मैं एक काम करता हूं, एक बार थोड़ा सा चेंज कर लेने दो। वैसे तो रेजोनेंस करके आ सकता है, इस तरफ से कर दूं डबल बॉन्ड, केवल आपको ठीक से दिख जाए उसके लिए, वरना तो आपको तो पता है कि इसका जो इनॉल है ये कीटो बना लेगा आके यहीं पर। क्यों? यहां बना देता हूं इनॉल, यहां बना देता हूं और यहां बना देता हूं। ठीक है, समझ आ गई बात? इसका वाला डबल बॉन्ड आएगा तो यहां पर आ जाएगा और यहीं पर H+ आ जाएगा, तो एक तो कीटो यहीं बना लो, ठीक है। और ये OH है, ये OH है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड है। इसका वाला H+ जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहां पर आ जाए अगर बॉन्ड शिफ्ट होकर के, और ये यहां पर आ जाए तो नेगेटिव चार्ज यहां बन जाएगा और अल्टीमेटली वहीं पर H+ आ जाएगा कॉन्जुगेशन होने की वजह से। तो ये भी कीटो है, ये कीटो बन गया, ये OH है जिसके साथ यहां एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इनॉल, हमेशा इनॉल बना के रखना जरूरी ताकि हम उसको कीटो में कन्वर्ट कर पाए। तो वैसे तो बेंजीन के अंदर वाले बॉन्ड हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से उन बॉन्ड्स को थोड़ा स्टैटिक बना दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या ये 1 2 3 ट्राइओन बन जाएगा और ये अनस्टेबल होगा ड्यू टू रिपल्शन? तो अपने फिनोलिक फॉर्म की अपेक्षा कीटो फॉर्म लेस स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह इसको भी कर दें क्या? अगर डायरेक्ट 3 स्टेप में करें तो आप देखेंगे कि ट्राई कीटो बन जाएगा। ये इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, हालांकि ये ऊपर वाले से फिर भी थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये लेस स्टेबल एज कंपेयर टू इट्स इनॉल फॉर्म। इसका जो कीटो फॉर्म बनेगा, ट्राई कीटो फॉर्म, इसमें कोई रिपल्शन नहीं है, 3 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि C डबल बॉन्ड O की उपस्थिति से किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और उनको थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी मिलती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये जो है ये फिनोलिक फॉर्म की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि अगर यही एक अलग बात ना होती तो हम लोग शुरू में लिख लेते कि भाई फिनॉल वाले ज्यादा स्टेबल है, तो हम इतना डिटेल में आते ही नहीं। बात समझ में आ गई? दिस यू हैव टू नोट डाउन एंड आई मीन यू हैव टू रिमेंबर इट अप कि जो ट्राई कीटो 135 बेंजीन 135 ट्राइऑल का जो ट्राई कीटो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब एरोमेटिक फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, एक कंपाउंड है, नाम है बीटा एसिटाइल बीटा एसिटो प्रोपेनोइक एसिड। बीटा एसिटो प्रोपेनोइक एसिड, ये जो है ना, ये जो कंपाउंड है ना, ये कई बार ऐसे
इस तरह के एक लैक्टोल में बदल जाता है। लैक्टोल का मतलब होता है लैक्टोन बोलते हैं साइक्लिक एस्टर को, ठीक है ना, या इसको या तो ऐसे लिख दो हाइड्रोक्सी लैक्टोन, या फिर इसको लैक्टोल भी बोल देते हैं, लैक्टोल। लैक्टोन्स बोलते हैं साइक्लिक एस्टर्स को, साइक्लिक अमाइड्स को लैक्टम्स बोलते हैं और साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन्स बोलते हैं। और ये क्योंकि OH भी लगा के है तो इसलिए इसको लैक्टोल बोलते हैं, ठीक है ना। कैसे होता होगा ये, जरा इसका मैकेनिज्म देखो। बड़ा सिंपल है वैसे तो मैकेनिज्म। ये जो CH3CO है ना, इसमें जो CH2, इसमें जो ये बॉन्ड है ये वाला OH वाला, ये इस पे अटैक करता है। तो क्या बनाता है बोलो, क्या बनाएगा बताओ? कितने मेंबर्स की रिंग बन जाएगी इंक्लूडिंग ऑक्सीजन? 5 मेंबर रिंग बन जाएगी क्या बेटा? 1 1 2 3 4 और 5। इसी पर CH3 है और इसी पर O- है, ये OH+ बन गया, ये 5 मेंबर रिंग, और ये है C डबल बॉन्ड O। सबको दिख रहा है क्या? देखो यहां से H+ निकल के इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमर्स है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है, क्लियर है। रिंग चेन टॉटोमेरिज्म के कई एग्जांपल्स हैं। ग्लूकोज भी ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों फॉर्म्स में रहता है, उसको भी रिंग चेन आइसोमर्सी या रिंग चेन टॉटोमर्सी बोलते हैं। एक कंपाउंड है, नाम है सक्सिनाइल क्लोराइड। दिस इज सक्सिनाइल क्लोराइड। ये सक्सिनिक एसिड से मिलके बनता है। देखो जैसे ये COOH है, कॉमनली दिस एसिड इज नेम्ड है सक्सिनिक एसिड, एंड व्हाट्स इट्स IUPAC नेम? ब्यूटेन डाइओइक। अगर हम इसकी रिएक्शन PCl5 या PCl3 से करवाएं तो COCl COCl बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं CH2COCl होल ट्वाइस। ये है सक्सिनाइल क्लोराइड। इसमें भी रिंग चेन टॉटोमेरिज्म होता है। पहले मैं इसका मैकेनिज्म से इसका आंसर निकाल के फिर वहां लिख दूंगा, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करता है, इस पर, इस कार्बन पर, कार्बोनाइल कार्बन पर, ठीक है ना। तो अटैक करने से क्या बन गया बताओ? अटैक करने से ये तो बन गया O-, जिस पर एक Cl भी लगा हुआ है, और ऑक्सीजन बीच में आ गया, डबल बॉन्ड O+, और इस पर एक Cl भी लगा हुआ है। ये तो हुआ। कुछ हाँ ना बोलो। ये हो गया। ये वापस आता है, Cl- बाहर हो गया, तो क्या बन गया? तो ये बन गया इस टाइप का एक O+ और Cl-। तो जैसे ही ये O+ न्यूट्रलाइज होता है, Cl- यहां अटैक कर लेता है, तो एक स्ट्रक्चर ऐसी बन जाती है। ये भी वही है, लैक्टोन है। पहला समझ में आ गया? ऑक्सीजन के लोन पेयर ने सामने वाले कार्बोनाइल पे अटैक कर लिया, क्योंकि सामने वाले कार्बोनाइल कार्बन पे प्लस चार्ज है, पार्शियल प्लस है खूब ज्यादा। O- बन गया। O- बना तो ये ऑक्सीजन बीच में ले आके यहां लिख दूं भाई, ये ऑक्सीजन यहां से कनेक्ट हो गया ना बॉन्ड बन के, इसी ऑक्सीजन को मैंने यहां लिख दिया, डबल बॉन्ड O को यहां लिख दिया, और इस Cl को नीचे लिख दिया। समझ गया? तो अब तो समझ में आ गई बात ना। डायरेक्ट यहां लिखूं क्या, इसका आंसर लिखूं?
ये भी रिंग चेन टॉटोमेरिज्म का एक बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो लेट अस गो फॉर, एक एक करके लिख लेते हैं जरा ना। फॉर एग्जाम्पल टेल मी हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इन दिस केस? बोलो, इज इट 84%? बताया था। जल्दी जल्दी नोट कर लो, ये हम लोगों ने अपने नोट्स में अलग अलग जगहों पर सब लिख रखा है। दिस इज 76%। प्लीज नोट डाउन फास्ट। This is 96%. Why this percentage is very high? Due to extended conjugation. ठीक है ना? एक ये भी केस था, याद है आपको, यहां पे मिथाइल लगाया था। How much is the percentage? It is 44%. And why the percentage of enol decreases? Due to steric crowding. ठीक है ना? Steric crowding and plus I. समझ में आ रही बात? एक ये भी था जब हमने एस्टर लगाया था एक साइड में, इसका इनॉल परसेंट हो जाएगा 7 से 8%। ठीक है ना? नोट करो। इसको बताओ, इसमें हाउ मच इज द परसेंटेज? हाँ, इसमें 0% हो जाएगा। रीजन बोलो, रीजन। 0% इनॉल ड्यू टू स्टेरिक क्लैश। स्टेरिक क्लैश है। इसके लिए बताओ हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनॉल? 0%। रीजन बोलो, एंटी एरोमेटिक। इसको बताओ 0%, एंटी एरोमेटिसिटी। इसमें बताओ हाउ मच परसेंटेज? 100%। रीजन बोलो, एरोमेटिसिटी, बिकॉज इट इज कन्वर्टेड टू इट्स अनदर रेजोनेटिंग फॉर्म विच इज एरोमेटिक। दिस इज एरोमेटिक। मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड में बताओ कितना परसेंट? इनॉल कितना परसेंट? इट इज 1.5 इंटू 10 टू पावर -15 -4, आई एम सॉरी, -4%। तो ये ऑलमोस्ट 100% यही हो गया। ओपन चेन एडजेसेंट डाइकीटोन में बोलो इनॉल कितना परसेंट? ये 0% होता है, ये 100% होता है। क्लोज चेन में बोलो इसमें इनॉल 100% हो जाता है। क्यों बेटा? एक रह गया, ये बता देता हूं। ये साइक्लोहेक्सेनोन का अगर हम इनॉल बनाएं तो कितना परसेंट इनॉल बनता है बेटे? दिस इज 1.2%। याद है ना?
मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म में प्रीडोमिनेटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन साइक्लिक वाले केस में थोड़ा सा इनॉल भी कंसिडरेबल हो जाता है। बात समझ आ गई क्या? ये तो लिस्टिंग की हमने अलग अलग जगहों पर ये एग्जाम्पल कर रखे हैं सारे। तो इस प्रकार टॉटोमेरिज्म नामक अध्याय अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स exchange the positions of OH and C double bond O groups. Unsymmetrical alpha hydroxy ketones position exchange the positions of hydroxy group and C double bond O group. जरा देखो मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई कीटोन ले लें जिसके अल्फा पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें और ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, इधर की ओर जो CH3 लिया है वो नॉर्मल कार्बन वाला है और इधर की ओर जो CH3 लिया है वो C14 है। C14 रेडियो एक्टिव है, उसकी प्रेजेंस का पता लग जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब अल्फा पोजीशन पर OH लगा हुआ है, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बनों को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे नाम दिया गया। ट्रेडिशनल नेम्स है, आयुपैक में एक्सेप्टेड नहीं है। बात समझ में आई? अगर हम इसे एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखें तो ये जो ग्रुप्स है ना, कीटोन ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप, ये अपनी पोजीशंस को बार बार एक्सचेंज करते रहते हैं। अगर ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल ना होता तो हमें इस बात का पता न चलता कि ये एक्सचेंज हो रहा है। मान लो इधर भी CH3 होता, इधर भी नॉर्मल CH3 होता तो हमें पता न चलता। पता तभी चलेगा जब ये अनसिमेट्रिकल हो, इसके एंड्स डिफरेंट हो। ऐसा क्यों होता है? आप देखें, क्या ये वाला H इनोलाइजेबल H है? बोलो। तो ये इनॉल बना के यहां आ सकता है। अगर ये यहां आया तो क्या एक ऐसा इनॉल बन जाएगा? ऐसा क्यों? ये वाला इनॉल बन जाएगा और ये H जब वापस जाएगा तो वापस कीटो बन जाएगा। लेकिन जिस समय इस H को वापस जाने की अपॉर्चुनिटी है, उस समय इसको भी इधर आने की अपॉर्चुनिटी है। क्या कहते हो? इस बार डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों पर एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये H जाता है तो वापस चला जाएगा और ये H जाता है तो इधर कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा बात समझ में आई? तो बेसिकली दिस एक्सचेंज अकर्स थ्रू इनोलाइजेशन। इनॉल में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि दोनों ही डबल बॉन्ड कार्बन पर OH आ गए। जो OH बाद में बना है, अगर वो वाला हाइड्रोजन वापस जाए तो कंपाउंड वही बन जाएगा, ओरिजिनल कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन जिस समय इसको इधर जाने की अपॉर्चुनिटी है, उस समय दूसरे वाले H को भी मूव करने की अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इधर वाला भी बन जाएगा। बात समझ में आ गई? कौन सा COH है? यही वाला H जाएगा ना बेटा। देखो, आप देखो यहां से, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, ये H+ निकल गया बाहर, यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा जिस पर ये आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर होगी बात? तो जब भी कभी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इस तरह से प्रेजेंट होगा तो OH और C डबल बॉन्ड O अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल होगा कंपाउंड तो हमें उस एक्सचेंज को दिखाई भी पड़ेगा। लाइक वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन डिटेक्ट दैट एक्सचेंज, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बताना जरा। अगर इसमें एक्सचेंज होगा तो क्या जाएगा बताओ? क्या ये कीटोन ग्रुप और OH ग्रुप एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं? ठीक है ना। इसमें भी ऐसे हो जाता है।
पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी। और अगर ये कार्बन कायरल होगा तो प्लस माइनस मिक्सचर भी बनाएगा, क्योंकि ओरिजिनली ये sp2 है। जब भी कोई sp2 कार्बन रिएक्शन के बाद sp3 और कायरल बन जाए तो जरूर प्लस माइनस मिक्सचर बनता है। ठीक है। अगर इस तरह का कोई कीटोन हो, देखो ऐसा कोई कीटोन हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है एंड द अल्फा पोजीशन इज द टर्मिनल पोजीशन, अल्फा पोजीशन इज द टर्मिनल पोजीशन, तो क्या होगा बोलो? क्या ये जब एक्सचेंज करेंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा? कुछ हाँ ना बोल दो, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना। अगर ये एल्डिहाइड बन जाएगा तो इसका मतलब ऐसे कीटोन्स, ऐसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जिनमें अल्फा पोजीशन टर्मिनल हो, वो टॉलरेंस टेस्ट भी देते हैं। कीटोन्स डू नॉट गिव एनी टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड बट दिस काइंड ऑफ कीटोन्स विल गिव। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी ये बात? तो लिख लो इस बात को। यहां पर अगर टॉलरेंस रिएजेंट से करें तो पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। ठीक है। इससे भी ज्यादा अच्छा है अगर हम फ्रक्टोज ले लें। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है इस तरह का। दिस इज फ्रक्टोज। ये कीटो फॉर्म है। दिस इज द कीटो फॉर्म। अगर हम टॉलरेंस रिएजेंट डालें तो टॉलरेंस रिएजेंट तो आपको पता है AgNO3 और NH4OH यानी बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में ये इनॉल फॉर्म में चला जाएगा, यहां से एक H निकल के टॉटोमेरिज्म करेगा तो ये इनॉल फॉर्म बना लेगा। ये इनॉल बन गया। जब ये इनॉल से वापस कीटो बनेगा तो उस समय ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। क्यों बेटे? यहां पे एल्डिहाइड फॉर्म बन जाए, ये इसका एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। नीचे वाले कार्बनों पर कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट रहा और ये इसका एल्डिहाइड फॉर्म बन जाएगा। तो अगर इसमें आपने टॉलरेंस रिएजेंट डाला तो पॉजिटिव टेस्ट आता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑल्दो फ्रक्टोज इज अ कीटोन बट इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट विच इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, सो गिव रीजन। इस तरह से आता है। रीजन बता दिया है मैंने। क्या रीजन है? कि ऑल्दो इट इज अ कीटोन बट इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड OH ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप एक्सचेंज देयर पोजीशंस and that's why it remains in equilibrium with its aldehyde form and that's why it gives positive tolerance test। बात समझ में आ गई? तो आप जरा इसको नोट कर लें। फिर क्वेश्चन लिखो। although fructose is a ketone, although fructose is a ketone but it gives positive tolerance test of aldehydes। Explain why। हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। क्या बेटा? हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि फ्रक्टोज इज ए कीटो फॉर्म और टॉलरेंस टेस्ट जो होता है वो टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? AgNO3 और NH4OH बेसिक मीडियम में होता है। तो बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज अपने इनॉल फॉर्म में चला जाता है जिसके थ्रू वो अपने एल्डिहाइड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। और अगर एल्डिहाइड फॉर्म यहां प्रेजेंट हो गया तो एल्डिहाइड का टेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो सारे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ऐसा करते हैं अगर अल्फा पोजीशन टर्मिनल हो तो। ठीक है ना। एक जगह मैंने पढ़ा है कि अल्फा पोजीशन टर्मिनल ना भी हो ना तो भी वो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड का टेस्ट दे सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। चलो उस पर बात कर। एक आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात हम लोगों ने की है, याद है क्या आपको? आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात की है हमने। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं बोलो?
CH3 C डबल बॉन्ड O और R, ये ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए। अगर इसकी जगह पर CH3 CH OH और R हो तो भी ये टेस्ट दे देता है। कैसे? ये C डबल बॉन्ड O में इसको कन्वर्ट कर देता है। जो आइडोफॉर्म का जो रिएजेंट है ना, आइडोफॉर्म का जो रिएजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो पहले स्टेप में ये ऑक्सीडाइज करके फिर दे देता है। क्लियर होगी बात? बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से AgNO3 भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करता ही है। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे, कीटोन बना ले, और फिर कीटोन और मान लो यहां OH पहले से प्रेजेंट है तो ये एक्सचेंज कर करके और टॉलरेंस टेस्ट भी दे सकता है। अगर वो हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाए तो ठीक है ना, तो वैसा हो सकता है। इसी पे बात करेंगे एक दिन। जेई ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसी साल पूछा है 2016 में ही। चलो भाई, इसको मिटा रहा हूं ना।